हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी सेकंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पूर्व के वीडियो में जो टॉपिक चल रहा था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था, जो यूनिट नंबर 5 थी। पार्ट नंबर हम 2 कह सकते हैं, यानी विद्युत रासायनिक सेल। तो सेलों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेलों के बारे में पढ़ाया, गैल्वेनिक सेल की प्रारूपिक संरचना आपको पढ़ाई, इलेक्ट्रोड विभव हमने आपको पढ़ाया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर हम एकल धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान हमने पूर्व के वीडियो में ज्ञात कराया था। आपके Zn जिंक धातु के जिंक धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना, कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना, ये सब हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पूर्व के वीडियो में हमारा टॉपिक थोड़ा अधूरा रह गया था, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी ECS शॉर्ट में हम बोलते हैं, यानी कि विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव के मानों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी बन जाती है। उस श्रेणी को ही हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी विभिन्न तत्व हैं, जैसे आपका लिथियम है, आपका Zn है, आपका कॉपर है, आपका आयरन है, आपका Ag है, आपका फ्लोरीन है। इन विभिन्न तत्वों की जो मानक अपचयन विभव के मानों को हम बढ़ते क्रम में यदि व्यवस्थित करें तो एक श्रेणी बन जाती है। इस श्रेणी को ही हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनेक अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। जो पूर्व के वीडियो में हम 4 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। पहला देखिए, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 था ऑक्सीकरण एवं अपचायक, ऑक्सीकरण एवं अपचायक प्रवृत्ति का पता लगाने में, ऑक्सीकरण एवं अपचायक प्रवृत्ति का पता लगाने में। तो देखिए, मैं फिर से आपको वो श्रेणी आपको बना देता हूं। देखिए, वो श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तत्व है। तत्व के बाद में देखिए, ये आपके अर्धशैल अभिक्रिया है। अर्धशैल क्रिया यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड, अर्धशैल अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड, और ये आपका हो गया E0 इलेक्ट्रोड विभव का मान। ये देखिए, इस प्रकार से ये अर्धशैल अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये आपका इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए, मान लीजिए आपका ये लिथियम एक तत्व है और लिथियम प्लस, ये त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और लिथियम, और ये -3.05। अब ये विभिन्न तत्व हैं। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं श्रेणी में, तो देखिए ये आपका क्या आ गया, Zn आ गया। क्या आ गया आपका, जिंक धातु आ गया। और Zn का मान भी हम पढ़ चुके हैं, 0.76 वोल्ट था। ये भी वोल्ट में है। Zn के बाद में हम आए कॉपर पर। तो देखिए, कॉपर का जो है आपका वो है +0.34 वोल्ट आ गया। फिर इसके बाद में आपका Fe आ गया, फिर आपका इसके बाद में Ag आ गया, फिर इसके बाद में F आ गया, ये फ्लोरीन। तो देखिए, ये हो गया F2, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो 2F-। तो ये आपका +2.87 वोल्ट हो गया।
तो ये देखिए हम सीरीज में जो कि है ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ये देखिए ये जो है आपकी बढ़ती हुई, ये आपकी बढ़ती हुई। अब बढ़ती हुई में देखिए नंबर 1 पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अर्थात तीसरा है वो है अपचायक के रूप में प्रबलता बढ़ती है। अपचायक के रूप में प्रबलता, ये तो ये हो गया। दूसरा देखिए हम नीचे की तरफ इस प्रकार से बढ़ती है, ये देखिए हम यहां लिख सकते हैं बढ़ती हुई। बढ़ती हुई, बढ़ती हुई में है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी तो अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो तीसरा ऑक्सीकारक की प्रबल, ऑक्सीकारक के रूप में प्रबलता, ये देखिए। तो ये एक हम जो ईसीएस श्रेणी पढ़ रहे हैं वो आपको हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका अनुप्रयोग में ऑक्सीकरण एवं अपचायक प्रवृत्ति का पता लगाने में। देखिए ऋणात्मक मान होता है, यदि नेगेटिव मान होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो अपचायक की प्रबलता का मान बढ़ता है। इसी कारण से लिथियम का जो -3.05 वोल्ट होता है, इसलिए लिथियम जो है, लिथियम एक प्रबलतम अपचायक है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जस्ट इसके विपरीत हम देखें, इसके जस्ट विपरीत जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात अपचयित होने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो वो हम जब श्रेणी में नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ऑक्सीकारक के रूप में प्रबलता बढ़ती है, तो वो फ्लोरीन के अंदर बढ़ती है जिसका मान होता है 2.87 वोल्ट। तो फ्लोरीन जो है वो होता है प्रबलतम ऑक्सीकारक, सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। तो पहला हमने ऑक्सीकरण अपचायक प्रवृत्ति का पता लगाने में किया जाता है। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है धात्विक एवं अधात्विक प्रवृत्ति। तो देखिए ये भी हमको पता चल रहा है। देखो श्रेणी के अंदर जो है, हम श्रेणी के अंदर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेंगे? धातु त्यागेंगे। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो 100% धात्विक गुणों का मान बढ़ेगा। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो अधात्विक यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे फ्लोरीन आपका नॉन मेटल है, लिथियम आपका मेटल है, इसलिए तो लिथियम सबसे प्रबलतम अपचायक होता है। तो इस प्रकार से धात्विक अधात्विक प्रवृत्ति हमने पढ़ लिया। तीसरा देखिए आपका धात्विक जो है, धात्विक एवं अधात्विक
क्रियाशीलता, अधात्विक क्रियाशीलता। तो धात्विक एवं अधात्विक क्रियाशीलता के अंदर सेम हम देखिए इस श्रेणी में जो है नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो धात्विक क्रियाशीलता का मान बढ़ता है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इनकी क्रियाशीलता का मान अधिक होता है। अधात्विक, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इनमें सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इनकी जो क्रियाशीलता है नॉन मेटल वो अधात्विक होती है। तो इस प्रकार से धात्विक और अधात्विक, तो श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, श्रेणी में जो है ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं तो अधात्विक गुणों का मान बढ़ता है, उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है, अधात्विक गुणों की क्रियाशीलता का मान बढ़ता है। जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो धात्विक प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात धात्विक गुणों की क्रियाशीलता का मान बढ़ता है। इसी कारण से लिथियम एक प्रबलतम अपचायक है आपका, और फ्लोरीन जो है एक प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। अगला देखिए हम नंबर चौथा जो अनुप्रयोग पढ़ेंगे वो हम पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम बता रहे हैं। चौथा अनुप्रयोग देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त करना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करना। विद्युत रासायनिक श्रेणी के हम अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, अनुप्रयोग का अध्ययन कर रहे हैं हम। तो चौथा है वो है H2 गैस मुक्त करना। अब देखिए यदि ऋणात्मक मान होता है, यदि ऋणात्मक मान होता है, जिनके इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, वे अम्लों के साथ क्रिया करके, अम्लों के साथ क्रिया करके H2 गैस क्या करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और जिनका धनात्मक होता है, जिनका पॉजिटिव होता है, धनात्मक मान होता है, वो अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं करते, कोई क्रिया नहीं करते, और कोई क्रिया नहीं करते इसको हम हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4, तो Zn देख लीजिए, ये रहा आपका ऋणात्मक मान, तो ये ऋणात्मक मान है, इसके साथ क्रिया करेगा ZnSO4 बन जाएगा आपका, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई आपकी। और इसी प्रकार से कॉपर का मान धनात्मक होता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, कोई अभिक्रिया नहीं होगी हाइड्रोजन गैस मुक्त। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पूर्व की क्लासों में भी पढ़ के आते हैं, लेकिन हम वहां पर क्या है ध्यान नहीं दे पाते हैं, इतने तरीके से, सरल तरीके से हम पढ़ नहीं पाते हैं जितने सरल तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल देखिए पूरी श्रेणी हमने आपको समझा दी है, एलिमेंट्स जो है आपके उनके अर्धशैल अभिक्रिया देख लीजिए आप, या इलेक्ट्रोड विभव का मान E0V का मान हमने आपको बता दिया, ऋणात्मक मान है, तो सीधी सी बात है उनमें अपचायक की प्रबलता का मान अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। धनात्मक मान है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए प्रबलतम ऑक्सीकारक होते हैं। तो फ्लोरीन नॉन मेटल होता है आपका, लिथियम आपका जो है मेटल होता है। तो ये सारे हमको पता चल रहा है। तो हमने चारों पॉइंट क्लियर कर लिए। आपको सबसे पहला पॉइंट था, वो पॉइंट था आपको ऑक्सीकरण एवं अपचायक की प्रवृत्ति का पता लगाने में लगा लिया। धात्विक एवं अधात्विक क्रियाशीलता में पढ़ ली, धात्विक एवं अधात्विक प्रवृत्ति का पता लगाने में, हाइड्रोजन गैस मुक्त करने में। और अब नंबर 5वां जो पॉइंट हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट जो है आपका, वो है आपका धातुओं का विस्थापन। 5वां जो नंबर पॉइंट पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे धातुओं का विस्थापन। धातुओं का विस्थापन देखिए, धातुओं का विस्थापन 5वां अनुप्रयोग ECS का हम पढ़ रहे हैं। नंबर 1 धातुओं का विस्थापन। धातुओं के विस्थापन के अंदर देखिए जो धातु
इस श्रेणी के अंदर, ईसीएस श्रेणी के अंदर जो ऊपर आती है वो नीचे वाले तत्व को विस्थापित करके अवक्षेपित कर देती है। जैसे ऊपर आपका ये Zn है, नीचे आपका कॉपर है, तो ये कॉपर को विस्थापित करके क्या कर देगी, अवक्षेपित कर देती है। समझ में आ गया आपका। यानी कि धातुओं के विस्थापन का मतलब यहां पर ये है कि ये जो Zn है, इस Zn के नीचे आपका कॉपर आ रहा है, ये जो है श्रेणी में नीचे आ रहा है, तो Zn क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित कर देगा और विस्थापित करने के बाद में ये अवक्षेपित हो जाती है। जैसे पहला उदाहरण के रूप में हम पढ़ रहे हैं, नंबर 1 आपका है, जैसे यदि Zn की छड़ को या Zn को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देते हैं तो वहां कॉपर अवक्षेपित हो जाती है। जैसे Zn के छड़ को CuSO4 के विलयन में रख देते हैं तो देखिए ZnSO4 प्लस Cu, और ये Cu कॉपर जो है आपकी अवक्षेपित हो जाती है। तो ये देखिए इस श्रेणी में नीचे की तरफ है, तो ये विस्थापित हो जाती है, अर्थात अवक्षेपित हो जाती है Zn की छड़ को। दूसरा देखिए हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में इसी प्रकार से AgNO3 के विलयन में यदि हम कॉपर Cu ये लीजिए तो आपका क्या होगा, Cu आपका NO3 कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, Ag जो है आपकी चांदी अवक्षेपित हो जाती है। इसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल इस बार लोहे की कीलों को Fe यानी आयरन की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देते हैं तो ये फेरस सल्फेट बन जाता है और Cu अवक्षेपित हो जाती है। ये तीर का निशान जो है प्रेसिपिटेट अवक्षेप को बताता है। तो इस प्रकार से देखिए हम वैसे भी पढ़ सकते हैं, देखो Zn के नीचे कॉपर आ रहा है, Fe के नीचे आपका जो है इस प्रकार से आयरन जो है आपका, आयरन जो है वो आपका Cu Fe ये रहा, तो इस प्रकार से Ag ये रहा, Ag आपकी अवक्षेपित हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए धातुओं का हम विस्थापन पढ़ रहे हैं। धातुओं के विस्थापन के अंदर Zn की छड़ को यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दें तो कॉपर अवक्षेपित हो जाती है। इसी प्रकार AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम कॉपर की छड़ को डुबो दें तो आपकी जो है चांदी अवक्षेपित हो जाती है, और आयरन की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दें तो आपका कॉपर अवक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार धातुओं का हम विस्थापन का पता लगा लेते हैं। छठा पॉइंट जो है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने का पता लगाने में, रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने का पता लगाने में, रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने का पता लगाना, रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने का पता लगाना। तो देखो यदि रेडॉक्स अभिक्रिया, यदि किसी अभिक्रिया के सेल विभव का मान, यदि किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो है सेल विभव का मान, यदि सेल विभव का मान, किसी अभिक्रिया के अंदर सेल विभव का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो वह अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। और यदि मान लीजिए उसका नेगेटिव है, ऋणात्मक है, उसका ऋणात्मक है, तो वह शून्य अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, अर्थात अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, इससे सेल का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने का पता लगा सकते हैं। सातवां जो पॉइंट है एनोड व कैथोड, एनोड व कैथोड का पता लगाना। तो देखिए एनोड जो होगा वो होगा हमारा नेगेटिव, इसके जस्ट विपरीत जो कैथोड होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव। इस प्रकार से हम ये पता लगा सकते हैं।
नंबर जो 8वां जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संचारण का पता लगाने में, धातुओं के संचारण का पता लगाने में। तो संचारण 8वां पॉइंट जो है वो है संचारण यानी जंग लगना, संचारण का पता लगाना, संचारण का पता लगाना। तो देखिए संचारण का पता लगाना में देखिए इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, ये आपके इलेक्ट्रोड विभव वृत्तकमानुपाती घनपटी, वो है आपका धात्विक क्रियाशीलता, धात्विक क्रियाशीलता, धात्विक क्रियाशीलता वृत्तकमानुपाती घनपटी संचारण। आप समझने की कोशिश करें। यदि इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा 100%, धात्विक क्रियाशीलता का मान घटेगा, धात्विक क्रियाशीलता आपकी घटेगी तो उससे संचारण का मान भी कम होगा। तो धात्विक क्रियाशीलता हम जो देख रहे हैं मेटेलिक जो है वो नीचे की तरफ क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि सारे नॉन मेटल आ रहे हैं, फ्लोरीन वगैरह आ रहे हैं। तो वास्तव में नीचे वाले तत्वों का यदि हम उपयोग करेंगे तो उन पर जंग वास्तव में बहुत कम लगेगी। तो इस प्रकार से हम जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी ईसीएस का उपयोग हमने 8वां पॉइंट आपको पढ़ाए, और इन 8 पॉइंटों के अंदर देखिए ये हमने आपको टेबल आपको बता दी जिसके अंदर ये मान रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से फिर से हम आपको बता देते हैं संचारण का पता लगाने में। तो ये देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है उसके अनुप्रयोग हमने आपको आज के वीडियो में पढ़ाए। जो कुछ रह रहे थे वो 8वां देखिए फिर से हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 यानी ईसीएस के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग। नंबर 1 है आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एवं अपचायक प्रवृत्ति का पता लगाने में, ठीक है। नंबर 2 है हमारा धात्विक एवं अधात्विक प्रवृत्ति। तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था धात्विक एवं अधात्विक क्रियाशीलता, क्रियाशीलता। चौथा है H2 गैस मुक्त करना। नंबर 5वां है धातुओं का विस्थापन, धातुओं का विस्थापन। छठा पॉइंट है रेडॉक्स अभिक्रिया, धातुओं का विस्थापन, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रियाओं या रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने का पता लगाना, संपन्न होने का पता लगाना। नंबर 7वां है वो है आपका एनोड तथा एनोड एवं कैथोड का पता लगाना। और नंबर 8वां है संचारण, संचारण का पता लगाना। ये धातुओं में संचारण यानी जंग लगना। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये हम ईसीएस यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी हम जो पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी। और इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर देखिए हमने आपको एक टेबल आपको पढ़ा चुके हैं, आपको बता दी है पूरी ऑक्सीकरण एवं अपचायक प्रवृत्ति का पता लगाने में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जहां
त्यागने की प्रवृत्ति, अर्थात जहां ऋणात्मक मान होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, सीधी सी बात है वहां आपके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी, तो वहां अपचायक प्रवृत्ति का मान सबसे अधिक होगा। जैसे कि लिथियम सबसे प्रबलतम अपचायक है। फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो अपचयित होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी, तो ऑक्सीकरण का मान सबसे अधिक होगा, अतः वह प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा। धात्विक एक श्रेणी में ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो धात्विक गुणों का मान बढ़ता है। लिथियम में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, फ्लोरीन अधात्विक प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उनकी क्रियाशीलता, नॉन मेटल की क्रियाशीलता बढ़ेगी। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, धात्विक क्रियाशीलता का मान बढ़ेगा। हाइड्रोजन जिनके ऋणात्मक मान होता है वो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और जिनका धनात्मक मान होता है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। धातुओं का विस्थापन हमने आपको पढ़ाया। श्रेणी में जो ऊपर की तरफ है Zn जैसे है वो कॉपर को विस्थापित करके अवक्षेपित कर देता है। तीनों उदाहरण हमने आपको पढ़ाए रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने का पता लगाने में, यानी कि ऋणात्मक है, यदि धनात्मक है तो सेल के अंदर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। एनोड जो कि आपका ऋणात्मक है, कैथोड आपका धनात्मक है। संक्षारण यानी कि रेडॉक्स विभव व्रतक्रमानुपाती बन बटे आपका धात्विक क्रियाशीलता, व्रतक्रमानुपाती बन बटे संक्षारण। तो इस प्रकार से देखिए ये 8 ECS के अनुप्रयोग हमने आपको पढ़ाए। अच्छा, हमेशा हम जो सेल को जो प्रदर्शित करते हैं वो आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपका लवण सेतु है, ये आपका क्या है, लवण सेतु है, और लवण सेतु के ये एनोड है, ये आपका कैथोड है। ये सेल अभिक्रिया है जिसे हमेशा इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये एनोड हो गया आपका बाईं, ये दाईं ओर आपका कैथोड हो गया। तो ये सेल आरेख है जो कि हम आपको पूर्व में पढ़ा चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में नेसर समीकरण पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बहुत।